Hello everyone, how are you all? I am Alok and today we are going to start chapter 12 of your history section, New Kings and Kingdom. 700 CE से 1200 CE के बीच इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कई सारे न्यू किंगडम का राइज हुआ। अब हम देखते हैं न्यू डायनेस्टीज़। तो न्यू डायनेस्टीज़, पहले हम बात करेंगे राजपूत किंगडम की। ये हून इन्वेंशन के बाद इंडिया में सेटल हुए। राजपूतों के अनुसार ये क्षत्रिय एंड आर्यंस हैं जिनका जन्म अग्निकुल में हुआ। इनका मानना ये है कि ये सूर्य और चंद्र के वंश से हैं, इसलिए इन्हें सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बोला जाता है। तो सबसे प्रमुख राजपूत रूलर्स हैं, उनमें तोमर्स, सोलंकीस, चौहान, परमार्स, चंदेल्स एंड गहदवाल्स आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तोमर्स की। तोमर्स 8th सेंचुरी में पावर में आए। इन्होंने दिल्ली का, जो प्रेजेंट में दिल्ली है, उसकी खोज की। इन्होंने दिल्ली एंड हरियाणा के कुछ पार्ट्स पर राज किया। बाद में चौहान्स ने इन्हें हरा दिया। नाउ चौहान्स का सबसे ज़्यादा प्रभाव दिल्ली एंड अजमेर में था। इनमें सबसे प्रमुख रूलर थे पृथ्वीराज चौहान। जब मोहम्मद गौरी ने इंडिया पे अटैक किया, चौहान रूलर्स ही थे यहाँ पर। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 1191 में बैटल ऑफ तराइन में हरा दिया था, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी, उससे पंजाब को आज़ाद नहीं कराया। नेक्स्ट ईयर मोहम्मद गौरी ने अगेन अटैक किया, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया 1192 में। अदर इंडियन किंग्स ने पृथ्वीराज को सपोर्ट नहीं किया, जिससे मुस्लिम रूल की नींव पड़ी इंडिया में। चंद्रवर्ती ने इनके ऊपर एक किताब लिखी है जिसे बोलते हैं पृथ्वीराज रासू। नाउ सोलंकीस काठियावाड़ के आसपास के क्षेत्र में रहते थे। इन्हें गुजरात में चालुक्य भी बोलते हैं। माउंट आबू पे जो दिलवारा जैन टेम्पल है एंड मोधेरा में सन टेम्पल है, ये इन्होंने ही बनवाए हैं। अब बात करते हैं परमार्स की। परमार्स मालवा में रूल करते थे। उदयपुर में नीलकंठेश्वर टेम्पल बनवाया इन्होंने। गहदवाल्स कन्नौज में रूल करते थे। इनका प्रमुख जो रूलर था वो था जयचंद, जिसने मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज को डिफीट किया। नाउ चंदेल्स की कैपिटल खजुराहो थी, जो कि एमपी में यमुना एंड नर्मदा रिवर के बीच में है। उन्होंने खजुराहो में कई सारे ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनवाए। अब बात करते हैं अदर मेजर किंगडम्स की। 3 इम्पॉर्टेंट किंगडम और हैं, पालास जो कि ईस्टर्न इंडिया में, गुर्जर प्रतिहार जो कि वेस्टर्न इंडिया में रूल करते थे, फिर राष्ट्रकूट जो डेक्कन और साउथ इंडिया में थे। ये आपस में ही लड़ते रहे अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाल्स की। तो पाल्स झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल में रूल करते थे। इस किंगडम को गोपाल, एक राजा थे, इन्होंने फाउंड किया था और इसका एक्सपेंशन उनके बेटे धर्मपाल ने किया। धर्मपाल ने साउथ ईस्ट एशिया से व्यापार भी बढ़ाए। इनके शासन में बोधगया में महाबोधि टेम्पल और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई गई। गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट ने इनका साम्राज्य जो था वो थोड़ा कमज़ोर कर दिया। अब हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार। इनका किंगडम गुजरात, राजस्थान में था। प्रतिहार का प्रभाव किंग नागभट्ट ने जब वेस्ट इंडिया को अरब इन्वेडर से बचाया था तब बढ़ा। मेहर भोज इस किंगडम के इम्पोर्टेंट रूलर थे। इन्होंने कन्नौज को जीता। इनके बेटे महेंद्रपाल भी इन्हीं की तरह थे। हालांकि इनके बाद के सभी रूलर्स थोड़े कमज़ोर थे और मोहम्मद गजनी ने इन्हें हरा दिया। अब बात करते हैं राष्ट्रकूट की। राष्ट्रकूट चालुक्य के अधीन थे। इनका प्रभाव तब बढ़ा जब दंती दुर्गा के अंडर में इन्होंने चालुक्य को हटा दिया और महाराष्ट्र में पावरफुल किंगडम इस्टेब्लिश किया। इन्होंने नॉर्थ में गुर्जर प्रतिहार एंड पाल्स से युद्ध किया और साउथ में पल्लवास, पंड्यास एंड चोल साम्राज्य से युद्ध किए। इनके टाइम में एलोरा में कैलाश टेम्पल और एलिफेंटा की गुफाएं बनाई गई। अब हम बात करेंगे ट्राइपेराइट स्ट्रगल की। ट्राइपेराइट मीन्स जिसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो, मीन्स 3 लोगों के बीच कुछ एक्टिविटी हो रही हो। तो पावर के लिए गुर्जर प्रतिहार, पाल्स और राष्ट्रकूट के बीच जो स्ट्रगल हुआ उसे ट्राइपेराइट स्ट्रगल कहते हैं। ये कन्नौज को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे, क्योंकि गंगा वैली की वजह से सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी वाला क्षेत्र था। आखिर में गुर्जर प्रतिहार ने जो कन्नौज है उसको जीत लिया। नाउ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अर्ली मिडिवल पीरियड में
वो लैंग्वेज डेवलप होने लगी जो आज हम बोलते हैं। पहले संस्कृत सिर्फ ब्राह्मण एंड अदर हाई कास्ट लोग ही बोलते थे। गुजराती, मराठी, बंगाली लैंग्वेज इसी समय बोलना स्टार्ट हो चुकी थी। अब हम बात करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। तो मिनिएचर पेंटिंग जिसमें कलरफुल इलस्ट्रेशन थे, इस पीरियड की वो बुक्स लिखी गई। अर्ली मिडीवल पीरियड में बहुत सारे टेम्पल्स बने, जिनमें जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है, लिंगराज टेम्पल जो भुवनेश्वर में है, सन टेम्पल कोणार्क में है और दिलवारा जैन टेम्पल जो कि माउंट एबू में है। ये प्रमुख हैं। अब आपको एक केस स्टडी दी गई है, द चोल्स ऑफ तमिल रीजन। अब जो चोल्स थे ये उरायूर की एंशियंट फैमिली थी। इस एम्पायर को फाउंड किया था विजयालय ने, फिर इसको आगे बढ़ाया परंतका, राजाराज चोल और राजेंद्र चोल ने। ये सदर्न इंडिया के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पे रूल कर रहे थे और इनका जो साम्राज्य था वो हाफ ऑफ 9th सेंचुरी से बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी तक चला। ये तुंगभद्रा नदी के आसपास यूनाइट थे और जो राजा राज हैं और उनके सन हैं राजेंद्र फर्स्ट, इन्होंने चोला डायनेस्टी को मिलिट्री, इकोनॉमिक और कल्चरल पावर बनाया साउथ एशिया की। अब इनका जो पीरियड था 1010 से 1200 के बीच का, इसमें चोल टेरिटरी जो थी वो काफ़ी विकसित हुई। ये इनका जो राज था वो मालदीव आइलैंड से लेके आंध्र प्रदेश की गोदावरी रिवर तक था। राजा राज चोल ने पेनिनसुलर साउथ इंडिया के कुछ पार्ट जीते, श्रीलंका को इन्होंने जीत लिया और मालदीव्स को इन्होंने जीत लिया। राजेंद्र चोल ने मिलिट्री एक्सपेडिशन किया और नॉर्थ इंडिया में पाल रूलर थे एक महिपाल, उनको डिफीट किया। चोल्स जो थे वो ट्रेड भी करते थे साउथ ईस्ट एशिया से और सदर्न चाइना से, जिससे जो चोल किंगडम है वो बहुत ही वेल्दी हो गया, बहुत ही पैसा आ गया उसके पास। अब इसके जो सक्सेसर थे वो थे राजेंद्र चोल। उन्होंने क्या किया, लगातार लड़ाइयाँ करते रहे, जिससे इनके पास जो रिसोर्सेज थे या इनके पास जो पैसा था वो खत्म होने लगा और 13th सेंचुरी की बिगिनिंग में इस एम्पायर का एंड हो गया। अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोल्स की। तो चोल्स में एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसका हेड होता था किंग और उसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होती थी, मीन्स मंत्री लोग जो उसको एडवाइस करते थे। कई बार जो किंग है वो अननोन बन के अपना जो राज्य है उसका टूर भी करता था, जिससे वो एक्चुअल कंडीशन ऑफ पीपल जान सके। उसके बाद अब जो इनका एम्पायर था वो डिवाइडेड था मंडलम्स में, मंडलम्स मीन्स स्टेट्स में। उसके बाद इसको और डिवाइड किया गया वेलनाडूस और नाडूस में। नाडूस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेज, मीन्स कई सारे गांव को मिला के एक जो ग्रुप बना है। इसमें उर्स होते थे। उर्स मीन्स होता है एक सभा टाइप की, असेंबली टाइप की, जिसमें पीजेंट के सेटलमेंट किए जाते थे, फार्मर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाता था। अब देखेंगे हम विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनका जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम था वो वेल डेवलप्ड था। इनके बीच में जो असेंबली होती थी उसे बोला जाता था उर्स एंड सभा, जिसमें महासभा भी होती थी। ये दो असेंबली होती थी। जनरल असेंबली जो होती थी उसे बोला जाता था उर्स, जिसमें जो जनरल क्लास के पीपल्स हैं, है ना, सभी क्लास के पीपल्स आ सकते थे जिनके पास लैंड है ना, मीन्स फार्मर्स वगैरह। उसके बाद जो सभा होती थी उसमें ब्राह्मण्स होते थे, जो ब्राह्मण्स लैंड ऑन किए हुए हैं ब्राह्मण्य ग्रांट्स के थ्रू। परंतकास जो एक राजा थे उनका एक इंस्क्रिप्शन है जो कि उत्तरा मेरूर के टेम्पल में है। उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि इनकी सभा कैसे ऑपरेट करती थी, कैसे फंक्शन करती थी। ये कमिटीज़ के थ्रू ऑपरेट करते थे और जो कमिटीज़ है वो वेरियस एस्पेक्ट्स को देखते थे, लाइक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, टेम्पल्स, गार्डन्स, इरिगेशन फैसिलिटी, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इन सब चीज़ों पे कमिटीज़ में डिसीजन लिए जाते थे। उसके बाद जो टाउन और सिटीज़ में असेंबली फाउंड होती थी उसका नाम था नगरम। नगर से बना है ये, नगरम। इसके मेंबर्स ट्रेडर्स, मर्चेंट और आर्टिसियंस थे। नगरम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेन रोल प्ले करता था। अब बात करें रेवेन्यू की कि इनके पास पैसा कहाँ से आता था। तो इनके पास जो पैसा आता था, फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम लैंड, मीन्स जो ज़मीन है, जो खेत वगैरह हैं उनसे पैसा आता था। दूसरा टैक्सेस फ्रॉम ट्रेड, मीन्स व्यापार पे कर लगाकर।
अब जो लैंड रेवेन्यू थी वो 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस थी, मीन्स किसान ने जितना अनाज उगाया उसका 1/3 उन्हें चोल साम्राज्य को देना पड़ता था। और फ्लड्स और फेमाइन मीन्स अगर बाढ़ आ जाती या सूखा आ जाता तो इसको वो कम भी कर देते थे या हटा देते थे। और जो किंग है वो रेगुलर सर्वे करता रहता था लैंड के कंट्रोल के लिए, वो देख सके कि लैंड पे कैसा क्या अनाज हो रहा है। अब हम बात करेंगे पब्लिक वर्क्स की। तो जो चोल रूलर थे वो पब्लिक वर्क्स पे एक स्पेशल अटेंशन देते थे। उन्होंने कई सारे रोड्स के नेटवर्क भी बनवाए जिससे कमर्शियल गुड जो है उसका मूवमेंट हो सके। उसके बाद कई सारी टाउन्स बनवाए, ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स बनवाए। और इनका जो मेन एक अटेंशन था वो था इरिगेशन सिस्टम पे। इन्होंने फ्लड से बचाने के लिए जो नदी के किनारे हैं उनको सेव करवाया और इरिगेशन फैसिलिटी के लिए कई सारी चीज़ें की। इन्होंने कुएं खुदवाए और रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए, बारिश के पानी को कलेक्ट करने के लिए उन्होंने टैंक्स भी बनवाए। कावेरी और दूसरी नदियों पर डैम्स बनवाए जिससे पानी को सेव कर सकें। इन्होंने कैनल्स एंड चैनल्स बनवाए जिससे खेतों तक पानी पहुँचे, मीन्स नहरें बनवाई इन्होंने। और जो इनका रिच टेम्पल, इनके जो चोल टेम्पल्स थे जे जनरली किसको प्रमोट करते थे, एग्रीकल्चर को प्रमोट करते थे। इन्होंने एग्रीकल्चर पे कई सारा पैसा खर्च किया। जो इरिगेशन कैनल्स थी, नहरें थी, सिंचाई की नहरें, इनके लिए एक प्रॉपर कमेटी बनी थी जो उनका मेंटेनेंस देखती थी। अब बात करेंगे आर्किटेक्चर की। तो आर्किटेक्चर या बोले कला के क्षेत्र में चोल्स जो थे वो बहुत ही महारत थे। जैसे तंजौर जो कि तंजावर में है, वहाँ पे एक बिग टेम्पल है बृहदेश्वर का, वो आप देख सकते हैं इसमें। अब जो चोल स्टाइल था कैसे बनाते थे वो, तो उनके जो मंदिर थे, जो टेम्पल्स थे, उसमें एक होता था मंडपम। मंडपम मीन्स एक लार्ज हॉल होता था गर्भगृह में जाने के लिए। उसके बाद होता था विमाना। विमाना एक टॉप मोस्ट टॉवर, आपने देखा होगा मंदिर में जो एक ऊंची वो टॉवर टाइप का रहता है ना, उसको बोलते हैं विमाना। उसके बाद मंदिर को चारों तरफ से डेकोरेटेड बाउंड्री वॉल से कवर करते थे जिसे बोलते हैं गोपुरम। अब हम बात करेंगे लिटरेचर की। तो लैंग्वेज और लिटरेचर जो हैं वो चोल्स के अंडर में काफ़ी प्रोग्रेस हुई। जैसे उन्होंने स्टडी ऑफ ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, आर्ट इसको लेके भी इनकरेज किया है। कई सारी लिटरेरी जो हैं वो रिलीजियस वर्क के लिए हैं, है ना, जो संस्कृत से इन्होंने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट की। अब एक कवि थे कंबन जिन्होंने तमिल में रामायण लिखी। पंपा, पोन्ना एंड राणा ये 3 फेमस कन्नड़ पोइट्स थे। इन्हें 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर भी बोला जाता था। जो चोल रूलर्स थे वो तमिल और संस्कृत ऑफिशियल वर्क के लिए यूज़ करते थे। अब हम पढ़ेंगे तुर्किश इन्वेंशंस। इसमें सबसे पहले नाम आता है महमूद ऑफ गजनी का, जिसे महमूद गजनवी बोलते थे। ये एक तुर्किश कॉन्करर था जिसने अपना एम्पायर गजनी में सेट किया। गजनी अफ़गानिस्तान में है। इसने 1000 से लेके 1027 तक 17 रेड्स की इंडिया में। इसका कोई इंटरेस्ट नहीं था इंडिया में एम्पायर सेट करने का, केवल ये रिसोर्सेज कलेक्ट करता था और जो हमारी वेल्थ है उसको लूट के चला जाता था। इसने थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज और सोमनाथ टेम्पल में लूट की। उसके बाद कई सारे मंदिर इसने तोड़ दिए। इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेड है वो है सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात की। इसने सोमनाथ टेम्पल को तोड़ दिया और जितनी भी वेल्थ थी उसको लूट के ले गया। इस वेल्थ का यूज़ उसने किस में किया, जो इसकी सिटी ऑफ गजनी थी उसको ब्यूटीफाई करने में किया इसका यूज़। इसने एक अपना स्कॉलर भी भेजा था अल बिरूनी, जिसने एक किताब लिखी है, किताब अल हिंद, जिससे इस टाइम पीरियड की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है। अब जो सेकंड नेम है वो है मोहम्मद गौरी। ये गौर का रूलर था इसलिए इसी से इसका नाम पड़ा मोहम्मद गौरी। इसने इंडिया पे आक्रमण किया। ये महमूद ऑफ गजनी से थोड़ा डिफरेंट था। ये इंडिया को लूटने के मकसद से नहीं आया था बल्कि यहाँ पे एम्पायर सेट करना चाहता था। 1191 में फर्स्ट जो वॉर हुई बैटल ऑफ तराइन की, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने इसको डिफीट कर दिया। 1192 में ये दोबारा आया बदला लेने के लिए और इसने पृथ्वीराज चौहान को
हरा दिया और साथ में मार दिया। उसके बाद इसने कन्नौज के जो राजा थे जयचंद, उनको भी डिफीट किया बैटल ऑफ चंदावर में 1194 में। फिर मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया का वायसराय बना दिया। उसके बाद कुतुबुद्दीन जो था वो फर्स्ट मुस्लिम सुल्तान बना दिल्ली का मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद। इसी से सल्तनत ऑफ दिल्ली की शुरुआत हुई। और जो मोहम्मद गौरी है उसको हम फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। नाउ कॉजेज फॉर डिफीट ऑफ द राजपूत, राजपूतों के हारने का कारण। तो सबसे पहला कारण है डिसयूनिटी, राजपूतों के बीच यूनिटी नहीं थी। ये इम्पॉर्टेंट रीज़न था जिसकी वजह से राजपूत जो थे वो तुर्किश इन्वेडर से हार गए। उसके बाद तुर्क की जो मिलिट्री पावर थी वो राजपूतों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो हॉर्सेस का यूज़ करते थे जो स्विफ्टली यहाँ से वहाँ तेज़ी से भाग सकते थे, जबकि जो राजपूत थे वो एलिफेंट का यूज़ करते थे जो स्विफ्टली मूव नहीं कर पाते थे। तुर्क जो थे उनकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जबकि राजपूत जो थे वो आपस में लड़ते रहते थे और उन्होंने अपने हथियार को भी बढ़ाने में कोई ज़्यादा काम नहीं किया। राजपूत जो थे उनके पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, वो केवल अपने फ्यूडल लॉर्ड्स पर डिपेंड थे। और जो तुर्क थे उससे भी उन्होंने जब आक्रमण किया उससे भी नेशनल कॉन्शियसनेस नहीं आई। मतलब जो यहाँ के लोग थे उन्होंने भी अपने रूलर्स का सपोर्ट नहीं किया तुर्किश इन्वेंशन से बचाने के लिए। अब जो तुर्क थे वो धार्मिक उत्साह उनमें काफ़ी था। वो ये बिलीव करते थे कि अगर हम इंडिया में विक्ट्री पा लेते हैं तो यहाँ पर इस्लाम को फैलाने में उन्हें सफलता मिलेगी। तो ये था आपका चैप्टर न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।